स्पेस, टाइम, लव। जब एक फिल्म इन तीन चीजों को एक साथ ले आए तो रिजल्ट बन जाता है एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जो सिर्फ दिमाग को नहीं, दिल को भी हिला दे। इंटरस्टेलर सिर्फ एक साइ-फाई मूवी नहीं है, उसके पीछे कुछ ऐसे सीक्रेट छुपे हैं जिन्हें जाने बिना आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस अधूरा रह जाएगा। आज हम बात करेंगे टॉप 11 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स की, कुछ ऐसे ईस्टर एग्स और बिहाइंड द सीन्स डिटेल्स के बारे में जिन्हें सिर्फ ट्रूली ऑब्सेस्ड फैन ही नोटिस कर पाते हैं। तो तैयार हो जाइए, हम चल रहे हैं स्पेस के उस पार जहां साइंस और इमोशन एक हो जाते हैं। फैक्ट 1। सबसे पहला सरप्राइज, टार्स और केस रोबोट्स सीजीआई का जादू नहीं थे, बल्कि ज्यादातर हद तक ये रियल पपेट्स या मैकेनिकल रिग्स थे। टार्स का टोटल वजन था लगभग 200 पाउंड्स और एक्टर बिल अर्विन ने खुद इसके हाइड्रोलिक्स और मैकेनिक्स को कंट्रोल किया था। और हाँ, बिल अर्विन को पोस्ट प्रोडक्शन में डिजिटली तरीके से हटाना पड़ा था क्योंकि वो रोबोट के मुकाबले थोड़ा ज्यादा लंबे थे। कुछ सीन्स में रोबोट्स की रिकन्फिगरेशन या एक्स्ट्रा मोशंस सीजीआई से की गई थी, लेकिन मेजॉरिटी यानी 80% इन कैमरा फिल्माई गई थी। फैक्ट 2। आपको पता है कि इंटरस्टेलर ओरिजिनली स्टीवन स्पीलबर्ग के हाथ से निकलने वाली थी। 2006 तक स्पीलबर्ग इस फिल्म के डायरेक्टर बनने वाले थे और जॉनथन नोलन ने उनके लिए इसकी पहली स्क्रिप्ट लिखी थी। उस वर्जन में मर्फ एक लड़का होता और शुरुआती मिशन में इंसानों की जगह प्रोब्स भेजी जाती। लेकिन जब स्पीलबर्ग इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा पाए तो क्रिस्टोफर नोलन ने फिल्म को अपने तरीके से फिर से लिखा, जहां कैरेक्टर स्टेक्स और इमोशनल कोर पर ज्यादा जोर दिया गया। फैक्ट 3। ये वो पॉइंट है जहां साइंस और सिनेमा सच में मिलते हैं। फिजिसिस्ट किप थॉर्न ने असली रिलेटिविटी इक्वेशंस दी और वीएफएक्स टीम ने एक नया रेंडरर बनाया, DNGR यानी डबल नेगेटिव जनरल रिलेटिविटी, जो उन इक्वेशंस को विजुअल्स में ट्रांसलेट करता था। हर एक फ्रेम जिसमें ब्लैक होल या लाइट बेंडिंग दिखती है, उसे रेंडर होने में दर्जनों से लेके 100+ घंटे तक लग जाते थे। और सबसे बड़ा बॉम्बशेल, उन विजुअल्स ने असली एस्ट्रोफिजिक्स रिसर्च पेपर्स को इंस्पायर किया। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल, डीएनई टीम ने सेट के आसपास 40,000 ल्यूमेंस प्रोजेक्टर्स लगाए थे ताकि प्लैनेट्स और स्टार्स के बैकड्रॉप्स डायरेक्टली सेट पर ही दिखाई दें। इससे एक्टर्स को असली विजुअल कॉन्टेक्स्ट मिलती थी, जिससे वो सीजीआई की बजाय रियल एनवायरनमेंट में परफॉर्म कर पाते थे। इसलिए जिन सीन्स में एस्ट्रोनॉट्स खिड़की से स्पेस देखते हैं, उनमें से कई शॉट्स इन कैमरा शूट किए गए थे, सीजीआई बहुत कम थी। फैक्ट 4। उस अप्रोच का सबसे बड़ा उदाहरण था कि ग्रीन स्क्रीन्स का बेहद कम इस्तेमाल। ज्यादातर बैकड्रॉप विजुअल्स पहले से बनाए गए थे और फिर सेट के बाहर जायंट प्रोजेक्शन स्क्रीन्स या रियर प्रोजेक्शन सिस्टम्स लगाए गए ताकि एक्टर्स सीधे उन विजुअल्स को देख सकें। कई बार तो 300 फीट बाय 80 फीट की प्रोजेक्शन स्क्रीन तक सेट के बाहर लगाई जाती थी, जिससे बैकग्राउंड स्टार्स और वर्म होल विजुअल्स डायरेक्टली एक्टर्स की नजरों के सामने होते थे। इस मेथड का फायदा यह हुआ कि शैडोज, लाइटिंग और रिफ्लेक्शंस सब कुछ ज्यादा नेचुरल लगा। एक्टर्स के चेहरे भी रियल विजुअल से नेचुरली इल्यूमिनेट होते थे। क्रिस्टोफर नोलन का हमेशा से एक ईथोस रहा है, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स फर्स्ट, और इस फिलॉसफी ने फिल्म को वो टैक्टाइल, ग्राउंडेड फील दी जो आज भी उसे बाकी साइ-फाई फिल्मों से अलग बनाती है। फैक्ट 5। कभी सोचा है कि 2019 में जब साइंटिस्ट्स ने पहली बार असली ब्लैक होल की इमेज दिखाई तो लोग चौंक कर बोले, हे, इट लुक्स लाइक गार्गेंचुआ। वो एक्रेशन डिस्क, लाइट बेंडिंग और वॉर्प्ड स्टार्स जो इंटरस्टेलर में दिखाए गए थे, उनका बेस था किप थॉर्न के इक्वेशंस और वीएफएक्स टीम की साइंटिफिक रेंडरिंग। फिल्म के विजुअल्स ने जनरल रिलेटिविटी की प्रेडिक्शंस को बेहद करीब से फॉलो किया, जिसकी वजह से थ्योरेटिकल एस्ट्रोफिजिक्स को एक विजुअल रेफरेंस मिल गया। हाँ, नोलन ने थोड़ा स्टाइलाइजेशन जरूर जोड़ा था, जैसे कलर ग्रेडिंग, ब्राइटनेस वगैरह, ताकि सिनेमैटिक ड्रामा बना रहे, लेकिन स्ट्रक्चर और बेंडिंग पैटर्न्स लगभग पूरी तरह साइंटिफिकली एक्यूरेट थे। फैक्ट 6। ये सिर्फ साइ-फाई नहीं थी, इस फिल्म ने रियल साइंटिफिक इन्फ्लुएंस भी डाला। किप थॉर्न और वीएफएक्स टीम ने मिलकर पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए, खासकर ग्रेविटेशनल लेंसिंग और लाइट प्रोपगेशन नियर ब्लैक होल्स पर। इन पेपर्स ने एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के सर्कल्स में काफी प्रभाव डाला। यहाँ तक कि कुछ एजुकेटर्स ने इस फिल्म को एक टीचिंग टूल के रूप में अपनाया, क्योंकि रिलेटिविटी, वर्म होल्स और टाइम डायलेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में समझना ज्यादा एंगेजिंग और यादगार बन जाता है। फैक्ट 7। ये फिल्म की जर्नी उतनी सिंपल नहीं थी जितनी लगती है। स्क्रिप्ट में कई बड़े बदलाव हुए थे। शुरुआती ड्राफ्ट्स में नासा को एक हिडन आइलैंड बेस के रूप में दिखाया गया था, ना कि एक कन्वेंशनल फैसिलिटी की तरह। कुछ वर्जन्स में चाइनीज प्रोब्स थी, कुछ में ह्यूमंस। प्लैनेट्स का ऑर्डर अलग था और टार्स का रोल भी पूरी तरह बदला गया था। नोलन ब्रदर्स ने स्क्रिप्ट को दोबारा लिख के फिल्म को ज्यादा कैरेक्टर ड्रिवन बनाया, यानी एक प्लॉट ड्रिवन साइ-फाई को एक इमोशनल कोर यानी कूपर मफ बॉन्ड दिया। फैक्ट 8। मिलर्स प्लैनेट वाला वो मशहूर सीन जहां पर 1 घंटा = 30 के 7 साल कोई ओवर ड्रामेटिक एग्जैजरेशन नहीं था, बल्कि असली रिलेटिविस्टिक ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन का नतीजा था।
किप थॉर्न ने इस कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकली कैलकुलेट किया ताकि नंबर स्टोरी के दायरे में रहते हुए भी साइंटिफिकली प्लॉजिबल लगे। एक और सूक्ष्म डिटेल, एंड्योरेंस स्पेसक्राफ्ट का अंदरूनी हिस्सा जिसमें 12 मॉड्यूल्स या स्पोक्स हैं, कई लोग इसे एक क्लॉक लाइक स्ट्रक्चर की तरह देखते हैं जो सटली इशारा करता है कि टाइम खुद भी एक कैरेक्टर है। ये डिजाइन चॉइस फिल्म के पूरे मोटिव से जुड़ी है, जहां पर टाइम सिर्फ एक डायमेंशन नहीं बल्कि एक फोर्स के रूप में मौजूद है। जो भी हो, इस टाइम डायलेशन ने कहानी को सिर्फ साइंटिफिक नहीं, इमोशनल डेप्थ भी दी, क्योंकि जब धरती पर लोग बूढ़े होते रहे, कूपर का समय वहीं धीमी रफ्तार से चलता रहा। फैक्ट 9, शायद सबसे बोल्ड क्रिएटिव मूव यही था। हांस जिमर को फिल्म की कहानी ही नहीं बताई गई थी। नोलन ने उन्हें बस एक 1 पेज नोट दिया जिसमें लिखा था, ये एक फादर डॉटर स्टोरी है। जिमर ने किसी इमोशनल कोर के आधार पर अपनी थीम्स तैयार की, बिना स्पेस या साईफाई कॉन्टेक्स्ट जाने। और बाद में नोलन ने कुछ सीन्स की एडिटिंग में खुद म्यूजिक के फ्लो को फॉलो किया, यानी इस बार म्यूजिक ने फिल्म को लीड किया। और नतीजा, एक ऐसा स्कोर जो स्पेसक्राफ्ट की एपिकनेस से ज्यादा इंसान के इमोशंस को एको करता है। फैक्ट 10, स्पेस सीन्स के लिए एक्टर्स को रियल फिजिकल स्ट्रगल झेलना पड़ा। वायर्स पर लटकना, मोशन माइमिंग और लंबे समय तक स्टिल पोजेस में रहना। एन हैथवे ने बताया कि बॉडी पेन और फटीग तो आम बात थी। आइसलैंड में जब टार्स और केस के ऑपरेटिव पानी में काम कर रहे थे तो मेटल पार्ट्स करोट होने लगे। कई रोबोट मॉडल्स को दोबारा बनाना पड़ा। एक्टर्स को जीरो ग्रेविटी सिमुलेशन इमिटेट करने के लिए लंबे घंटे रिहर्सल करनी पड़ती थी और कभी-कभी माइनर स्ट्रेन्स या ब्रूजेस भी हो जाते थे। लेकिन इस रियल एफर्ट ने उनके परफॉर्मेंसेज में वेट जोड़ा। लिटरली आप उनके हर मूवमेंट में वो स्ट्रगल और ग्रेविटी का असर महसूस कर सकते हैं। फैक्ट 11, एंड्योरेंस स्पेसक्राफ्ट के अंदरूनी हिस्से को सेट डिजाइनर्स ने फुल स्केल में बनाया था, असली पैनल्स, बटन्स और विंडोज के साथ जिन पे प्रोजेक्शंस दिखते थे। इससे कैमरा को फ्रीली मूव करने की आजादी मिली, जिससे टाइट कॉरिडोर्स और लॉन्ग टेक्स पूरी तरह ऑथेंटिक लगे। वहीं बाहरी शॉट्स के लिए मिनिएचर्स का बेहद स्मार्ट इस्तेमाल किया गया। न्यू डील स्टूडियोज ने करीब 1/15 स्केल पर मिनिएचर मॉडल्स तैयार किए, क्लोज और मिड शॉट्स के लिए। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इंटरस्टेलर के बारे में, एक ऐसी फिल्म जिसमें साइंस और इमोशन दोनों एक साथ घुल मिल जाते हैं। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा, कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही मूवी फैक्ट्स और हिडन डिटेल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।